हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इट्स अबाउट प्रोग्रामिंग। आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू बेसिक ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पार्ट 2। अगर आप नए हैं इस चैनल में तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं हमारे पार्ट 2 में। पार्ट 1 में हमने जब देखा था कि डेटा क्या होता है, उसके बाद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, उसमें मैंने एक बात कही थी कि वहाँ पे फाइल सिस्टम को रिप्लेस करके हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आए हैं। तो पहले आज हम देख लेते हैं कि फाइल सिस्टम क्या है और उसके जो सम फेलियर्स है इन सिस्टम, जिसकी वजह से हमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को अपनाना पड़ा, ये हम आज देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं कि फाइल सिस्टम क्या होता है। फाइल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे हम जो कुछ भी डेटा हम फाइल्स में लिखते हैं या जो कुछ भी डेटा हम फाइल्स में स्टोर करते हैं, उस फाइल्स को एक पर्टिकुलर नेमिंग देके हम एक पर्टिकुलर फोल्डर में स्टोर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमारा जो फाइल सिस्टम रहता है वो हमारे एक सिंगल विंडोज़ सिस्टम हमें फाइल सिस्टम प्रोवाइड करती है। और विंडोज़ सिस्टम के अंदर जब भी हम हमारे कंप्यूटर पे, पीसी पे, लैपटॉप पे, कहाँ पे भी लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद हमें उसमें प्रोविज़न रहता है कि एक फ़ाइल को हम एज अ डेटाबेस करके मान के उसमें थोड़ा सा डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये तो रहा फाइल सिस्टम का थोड़ा सी जानकारी। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है फाइल सिस्टम का, फाइल सिस्टम डिफाइंस हाउ फाइल्स आर नेम, स्टोर्ड एंड रिट्रीव्ड फ्रॉम स्टोरेज डिवाइसेस। अभी ये स्टोरेज डिवाइस कौन सा भी हो सकता है, उसका सी ड्राइव हो सकता है, ई ड्राइव हो सकता है, या तो लॉजिकल कौन सा ड्राइव हो सकता है। ये ऐसे फाइल सिस्टम हम स्टोर कर सकते हैं जहाँ पे कि हमें फाइल्स का नेमिंग उतना ही यूनिक रखना होता है। एक फोल्डर में अगर मल्टीपल फाइल्स आपको रखने हैं तो वहाँ पे हर एक फाइल का नेमिंग अलग अलग रहना चाहिए, तभी वो फाइल हम वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। अभी यहाँ पे फाइल सिस्टम के थोड़े से फेलियर्स हम देखते हैं जिसकी वजह से हमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आना पड़ा। ठीक है, ऐसे नहीं है कि फेलियर्स इन द सेंस कि हमने फाइल सिस्टम को छोड़ ही दिया, नहीं, हम आज भी फाइल सिस्टम का यूज़ करते हैं। हर पर्टिकुलर हर एक विंडोज़ सिस्टम, या हो लिनक्स हो या हो विंडोज़ हो, तो वहाँ पे फाइल सिस्टम यूज़ होता है। लेकिन वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए यूज़ कम किया गया है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए हमने अपनाया गया है। क्योंकि यहाँ पे थोड़े से एडवांटेजेस है ओवर टू फाइल सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जो कुछ एडवांटेजेस है वो हम देखते हैं क्यों फाइल सिस्टम को हमें उससे रिप्लेस करना पड़ा। ठीक है, तो पहला तो है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। तो आइए हम देखते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है। अभी यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, यहाँ पे ये 1 2 3 4, ये मोबाइल भी हो सकता है, कंप्यूटर भी हो सकता है। ये हमारा एक सर्वर, मान लीजिए एक सर्वर है। ठीक है, अगर हमें एक पर्टिकुलर ये यूज़र्स मान लेते हैं हम क्लाइंट, ये जो क्लाइंट है ये हमारे यूज़र्स है। अगर इनको एक छोटा सा डेटा चाहिए जो कि हमारे सर्वर में स्टोर है, तो अगर इसको इनको एक्सेस करना है तो एट अ टाइम ये तीनों लोग इस सर्वर के डेटा के एप्लीकेशन में लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रोविज़न क्या होता है कि हर एक को हम उसके रोल्स पे, सिक्योरिटी के कंसर्न के अगेंस्ट हम वहाँ पे रोल्स असाइन करके उनको एक लॉगिन दे सकते हैं। जैसे कि एक क्लाइंट को होगा रीड का एक्सेस, दूसरे क्लाइंट को होगा रीड राइट का एक्सेस। ऐसे बहुत सारे रोल्स रहते हैं, डिपेंड्स अपॉन सर्वर की कौन सा, डिपेंड्स अपॉन ये यूज़र की कौन सा उसको रोल असाइन किया गया है। ठीक है, तो ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर हुआ। लेकिन अभी हम फाइल सिस्टम में जो देखते हैं, ये अगर हम फाइल सिस्टम की बात करें तो इसमें क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर नहीं होता है, क्योंकि ये जो फाइल सिस्टम है ये हमें विंडोज़ प्रोवाइड करती है। विंडोज़ हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ही प्रोवाइड करता है। जैसे कि फाइल सिस्टम हम देखते हैं तो ये देखिए फाइल सिस्टम का ये आर्किटेक्चर है, जहाँ पे कि एक यूज़र रहेगा। वो यूज़र की जैसे ही वो विंडोज सिस्टम में लॉगिन करता है तो उससे एक लॉजिकल फाइल सिस्टम दिखता है बेसिक। यानी कि ये देखिए यहाँ पे एक रूट डायरेक्टरी है, जैसे ही लॉगिन करते एक पर्टिकुलर रूट डायरेक्टरी को जब वो जाता है, इन द सेंस क्या है कि हम सी ड्राइव, ई ड्राइव, डी ड्राइव, कौन से भी ड्राइव को एक मान लेते हैं कि वो रूट डायरेक्टरी है। ठीक है,
सी ड्राइव में अगर आप अंदर जाते हो तो वहाँ पे हमने क्या किए रहते हैं कि मल्टीपल ड्राइव्स हम डायरेक्टरीज क्रिएट कर सकते हैं, और उस डायरेक्टरी में हम क्या करते हैं, मान लीजिए ये जो डायरेक्टरी है, उस डायरेक्टरी में हम क्या करते हैं कि उस डायरेक्टरी में मल्टीपल फाइल्स हम स्टोर कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे चाइल्ड पेरेंट डायरेक्टरी हम बना सकते हैं और उसमें फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अगर आपको फाइल को स्टोर करना है तो उसका डायरेक्टरी का साइज बढ़ जाता है, यानी जैसे जैसे आपके फाइल का स्टोरेज बढ़ जाएगा वैसे ही डायरेक्टरी का स्टोरेज भी बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि फाइल सिस्टम में क्या है कि मल्टी फाइल्स होने के कारण हर एक फाइल का नेमिंग आपको अलग अलग रखना पड़ता है। अगर आपने गलती से भी एक ही फाइल का नेमिंग दूसरे फाइल को दे दिया तो वहाँ पे डेटा इनकन्सिस्टेंसी आ सकती है और आपका डेटा लॉस होने की चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा फाइल सिस्टम से ओवरकम होके हमने क्या किया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आए। ये तो एक पॉइंट था। ठीक है, अभी क्या करते हैं, हम दूसरे पॉइंट पे चलते हैं हमारे। अभी ये जो दूसरा पॉइंट है हमारा, सिस्टम फेलियर रिकवरी ऑफ डेटा। ठीक है, तो अभी फाइल सिस्टम में क्या होता है, फाइल सिस्टम तो हमारा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, अगर आपका सिस्टम क्रैश हो जाता है, ठीक है, आपका सिस्टम जो है वो क्रैश हो जाता है, तो वहाँ पे हमें रिकवरी के लिए कोई चांसेस नहीं रहते। आपका जो डेटा रहेगा जो कि फाइल में स्टोर किया गया है वो लॉस्ट हो जाता है, यानी वो डेटा रिकवर नहीं कर सकते हम। इसकी रिकवरी के चांसेस बहुत कम रहते हैं ओवर टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अगर बात करें तो उसमें क्या होता है, हमारा अगर आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी फेलियर हो जाता है तो भी फिर में उसमें प्रोविजन रहती है कि हम डेटा रिकवर कर सकते हैं, या तो डेटा को हर दिन हम बैकअप ले सकते हैं और उसको एक दूसरे ड्राइव में या दूसरे आपके क्लाउड में या कहीं तो स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, और वहाँ पे जो मैनेजमेंट रहता है डेटा का वो अच्छी तरह से हो सकता है। अभी यहाँ पे बात करते हैं सिक्योरिटी रोल्स में। जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में, जैसे हम देखते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में यहाँ पे मल्टीपल क्लाइंट्स होते हैं, यानी मल्टीपल यूजर्स रहते हैं, उनको एक पर्टिकुलर रोल असाइन किया जाता है। जैसे कि एक स्टूडेंट है तो स्टूडेंट को जब भी वो कॉलेज के एक वेबसाइट पे लॉगिन करेगा तो वहाँ पे उसको सिर्फ रीड एक्सेस रहेंगे, जो कि वो एक कॉलेज का ब्राउचर है वो ब्राउचर रीड कर सकता है, कॉलेज के डिपार्टमेंट्स का जानकारी रीड कर सकता है। ऐसी कुछ जानकारी है वो सिर्फ उसको रीड एक्सेस रहते हैं। अगर वहाँ पे एक डिपार्टमेंट का हेड आता है और उसको अगर यहाँ पे लॉगिन करता है तो उसको अलग से क्रेडेंशियल दिए जाते हैं, यानी अलग से रोल असाइन कर सकते हैं सर्वर में। तो ये फैसिलिटी हम हमारे फाइल सिस्टम में नहीं दे सकते, क्योंकि फाइल सिस्टम में एक ही सिस्टम होता है जो कि आपका लॉगिन करने के बाद में उस फोल्डर को, यानी आपकी जहाँ पे भी फाइल रखी है उस फाइल को एक्सेस करने के लिए उस पर्सन को उस सिस्टम में लॉगिन करना पड़ता है और उस फाइल का एग्जैक्टली पाथ उसको डालना पड़ता है और उसका फाइल नेम मालूम होना पड़ता है, उसके बाद ही वो फाइल को एक्सेस कर सकता है। अभी यहाँ पे और एक बात लिखी है मैंने, डेटा इनकन्सिस्टेंसी। इनकन्सिस्टेंसी इन द सेंस, देखिए अगर आप एक फाइल में अपना कुछ डेटा स्टोर कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप एक, ये एक्सेल ही है, इसमें कुछ डेटा मैंने लिखा है ये स्टोर कर रहे हैं, तो आपको पहले तो इस एक्सेल शीट का नाम मालूम होना चाहिए कि मैंने क्या नाम लिखा था। उसके बाद अगर आप इस फाइल को स्टोर कहाँ पे करना चाहते हैं, यानी आपका जो कुछ पाथ है वो पाथ मालूम होना चाहिए कि बाबा मैं कहाँ स्टोर कर रहा हूँ, मेरे सी ड्राइव में स्टोर कर रहा हूँ, ई ड्राइव में स्टोर कर रहा हूँ या डी ड्राइव में स्टोर कर रहा हूँ। जहाँ पे भी आप स्टोर कर रहे हो तो आपको इस फाइल का नेमिंग होना ज़रूरी है। जब आप इस फाइल को अगर अपडेट करना चाहते हो, यानी कुछ भी नया इंसर्ट करना चाहते हो, तो एग्जैक्टली सब कुछ आपको मालूम होना चाहिए, यानी कि इस फाइल का नेम क्या है, या ये फाइल कब मॉडिफाई की थी और ये फाइल कहाँ पे रखी है, तब भी आप वो जाके उस फोल्डर में जाके उस फाइल को ओपन कर सकते हो। लेकिन अगर बात करें हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की,
तो इसमें क्या होता है कि ऐसे नहीं होता। आपको अगर डेटाबेस का नाम मालूम है और एक टेबल का नाम मालूम है तो आपको पूरा डेटा एक्सेस हो सकता है। जैसे कि अगर आपको टेबल का नाम मालूम है तो वहाँ पे आप एक क्यूरी लिख सकते हैं सिंपल सी, और हम डेटा एक्सेस कर सकते हैं। अभी ये नो एफिशिएंट क्यूरी प्रोसेसिंग, ये जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, नो एफिशिएंट क्यूरी प्रोसेसिंग इन द, ये क्या मानता है कि जो हमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ये हमें एक क्यूरी लिखने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जो कि हमारे एसक्यूएल में है। एसक्यूएल यानी स्ट्रक्चरल क्यूरी लैंग्वेज, ये एक प्लेटफॉर्म है, एक सॉफ्टवेयर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने हमें दिया है। तो यहाँ पे हम जो क्यूरीज है, जैसे कि एक पर्टिकुलर टेबल का नाम लेके हम वहाँ पे क्यूरी कर सकते हैं। ये जो क्यूरी का है ये हमें फाइल सिस्टम में नहीं होता है, यानी क्यूरी प्रोसेसिंग नहीं होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब भी आपको मान लीजिए कि आपका एक एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है, ठीक है, ये स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन हमने एक फाइल में स्टोर की है, फाइल 1 में, ठीक है। अगर ये स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन आपको एक्सेस करनी है इस फाइल 1 से, तो पहले तो आपको इस फाइल का नेमिंग मालूम होना चाहिए, ठीक है, फाइल नेम, ठीक है, स्लैश उसका फाइल पाथ, ठीक है, ये मालूम होना चाहिए फाइल सिस्टम में ये सब कुछ। अब यहाँ पे फाइल सिस्टम मैं लिख देता हूँ, ठीक है। फाइल सिस्टम में क्या होता है, ये एक फाइल मैंने क्रिएट कर दी, उसमें स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन डाल दी। अब ये एक उसको फाइल के नेम के साथ एक पर्टिकुलर पाथ पे मैंने स्टोर कर दी। लेकिन अगर ये स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन आपको अपडेट करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस विंडोज़ को लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उस फाइल का नेमिंग चाहिए, फिर उस फाइल का पाथ आपको पर्टिकुलर चाहिए। फिर पाथ मिलने के बाद आप क्या करेंगे, वो फाइल ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन अपडेट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए कि आपको स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन जो है वो ऐसे है कि नेम है, रोल नंबर है, उसके बाद उसका ग्रेड है, ठीक है। अभी नेम यहाँ पे क्या लेते हैं हम, कुछ भी मान लीजिए कि एक पर्सन का ए नेम है, ठीक है, उसका रोल नंबर 2 है और उसका ग्रेड क्या है, बी है, ठीक है। मान लीजिए सेम, अगर यहाँ यहाँ पे क्या होता है कि सेम नेम का और एक अगर स्टूडेंट आ जाता है, उसका नाम हम ए लिख देते हैं और उसका रोल नंबर रहेगा 3 और उसका ग्रेड रहेगा ए, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे और एक स्टूडेंट आया, उसका नाम है एक्स, ठीक है, उसके बाद उसका रोल नंबर है 4, उसका भी ग्रेड है बी, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी आपको चेंज करना पड़ता है तो यहाँ पे आपको क्या हो जाता है, जब भी स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन आपको अपडेट करनी रहती है तो उस फाइल को ओपन करके आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सा अपडेट करना है। और यहाँ पे दूसरा क्या है, अगर एक ही बार में दो लोग एक्सेस करते हैं तो वहाँ पे डेटा इनकंसिस्टेंसी आ सकती है। इनकंसिस्टेंसी इन द सेंस क्या होता है कि एक ही फाइल को दो लोग एक्सेस करते हैं तो उसमें का जो डेटा है वो लॉस्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि एक ही फाइल को एक एट अ टाइम वो एक्सेस करके एट अ टाइम वो सेव नहीं कर सकते, डेटा लॉस्ट हो सकता है, ठीक है। क्योंकि ये एक सिंगल क्लाइंट सर्वर, ऐसे मान सकते हैं कि ये सिंगल एक प्लेटफॉर्म है, विंडोज़ ने ऑपरेटिंग सिस्टम में एक सिंगल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है जहाँ पे कि एक पर्टिकुलर फोल्डर में जाके वो फाइल हम ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे डेटा इनकन्सिस्टेंसी आ सकती है। और दूसरी बात क्या है कि फाइल 1 में मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन भर दी, चांसेस रहते हैं कि जब भी मैं फाइल 2, अभी फाइल 2 जो है, मैं फाइल 2 जब भी क्रिएट करूँ, चांसेस रहते हैं कि सेम इन्फॉर्मेशन डुप्लीकेट हो सकती है। यानी और एक मैं स्टूडेंट की, ये तो हो गया स्टूडेंट मेरा कौन सा है, ये स्टूडेंट मान लीजिए ये आर्ट्स का है, ठीक है। अभी मुझे कॉमर्स के स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो कॉमर्स के स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन मैं फाइल 2 में स्टोर कर रहा हूँ। तो वहाँ पे क्या हो सकता है कि उसका नेमिंग भी सेम हो सकता है,
उसका ग्रेड भी सेम हो सकता है और उसके फाइल का नेम भी सेम हो सकता है। तो इसमें क्या होता है कि डेटा रिडंडेंसी आ सकती है। रिडंडेंसी इन द सेंस क्या है कि अगर डेटा डुप्लीकेट होता है, जैसे कि ये डुप्लीकेट है, तो यहाँ पे हमें डेटा को मैनेज करने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। यानी कि और एक बात, जैसे मेहनत क्यों करनी पड़ती है, क्योंकि ये एक मेटा डेटा मान लेते हैं हम। फाइल सिस्टम एक मेटा डेटा है। जैसे आप लाइब्रेरी में बहुत सारे बुक्स हैं और बहुत सारे बुक्स को एक पर्टिकुलर 3-4 रैक में स्टोर कर रहे हो उसका नेमिंग देके, ठीक है। तो इसमें से अगर आपको उस बुक में से कोई जानकारी चाहिए तो आपको क्या है, उस बुक का लोकेशन मालूम होना चाहिए। ये लाइब्रेरी, ठीक है, लाइब्रेरी है, उसमें बुक 1 ऐसे मान लेते हैं, ये बुक 2, 3, 4, 5, ठीक है, 2, 3, ठीक है। अभी ये बुक 4 और ये क्या करते हैं, बुक 5, ठीक है। ये अभी आपको एक लाइब्रेरी में जाते हैं तो बुक का नाम मालूम है, तो उस जो लाइब्रेरियन रहेगा उसको क्या है, इस बुक का लोकेशन चाहिए, ठीक है, कि बाबा ये बुक कहाँ पे रखा है। तब भी उसको पता चलेगा कि बाबा इस बुक को मैंने इस लोकेशन में जाके ये बुक में ये कंटेंट है, ये मुझे मिल सकता है। सेम वे सब बुक के लिए होता है। तो यहाँ पे एक कंडीशन क्या आई हमारी कि हमें अगर एक कुछ जानकारी ढूंढनी है तो पर्टिकुलर फाइल का नेम चाहिए, उसका पर्टिकुलर फोल्डर का नेम चाहिए, यानी कि हमारी डायरेक्टरी का नेम चाहिए। उसके बाद पर्टिकुलर डायरेक्टरी में लोकेशन चाहिए कि उस डायरेक्टरी में कितने डायरेक्टरी के अंदर ये फाइल रखी हुई है। तब भी हम जान सकते हैं कि ये फाइल हमें यहाँ पे मिल सकती है और ये डेटा हम मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, ये सब हमें रिप्लेस हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे डेटाबेस में क्या होता है कि एक अगर आपको स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, एक सिंपल सा DB1 करके डेटाबेस मैंने बना लिया, ठीक है। उसमें से एक सिंगल टेबल बना लिया। सिंगल टेबल में क्या करते हैं, मल्टीपल स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन हम रख सकते हैं। जैसे कि उस एक स्टूडेंट को यूनिक की दे के, प्राइमरी की दे के हम उस स्टूडेंट की सारी इंफॉर्मेशन एक टेबल में रखेंगे। जब भी हमें एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन अपडेट करनी रहेगी, या तो इंसर्ट करनी रहेगी या तो डिलीट करनी रहेगी, तो उसके हम यूनिक की के, यानी जो की रहेगा उस की के रेफरेंस पे हम उस डेटा को, पर्टिकुलर रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे हमें प्रोविज़न नहीं है। मान लीजिए कि गलती से एक लाइब्रेरी, गलती से क्या होता है यहाँ पे जो फाइल सिस्टम है, फाइल सिस्टम में नया कोई बंदा आया और उसमें फाइल सिस्टम 1 में अपडेट करना था, फाइल सिस्टम 2 में अपडेट कर दिया। तो यहाँ पे क्या होता है, एक बार अपडेट किया तो ये मालूम नहीं पड़ता कि किसी ने अपडेट किया, क्या हुआ, अभी ये अपडेट किया हुआ डेटा सही है गलत है, ये हमें पता नहीं चलता। और ये एक्सेस के लिए भी बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ती है। यानी कि अगर एक बंदे ने यहाँ पे फाइल सिस्टम का लोकेशन चेंज किया तो दूसरे बंदे को उस फाइल सिस्टम का लोकेशन मिलने तक कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, सब कुछ स्टोर जो होता है वो फाइल में स्टोर होता है। और अगर मान लीजिए अगर आपको एक 1 KB का डेटा चाहिए, तो भी आपको जो आपका फाइल रहेगा 25 MB का फाइल है, तो पूरे 25 MB के फाइल को एक्सेस करना पड़ेगा, तब आपको 1 KB का डेटा मिल जाएगा। यानी कि जब भी आप एक फाइल को मॉडिफाई करना चाहते हो तो उस फाइल का साइज 25 MB है, लेकिन आपको डेटा कितना अपडेट करना है, सिर्फ डेटा नीड टू अपडेट 1 KB है, ठीक है। डेटा नीड टू अपडेट हमारा 1 KB है, लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ा, पूरी फाइल को एक्सेस करना पड़ा। वही जब हम यहाँ पे डेटाबेस में आते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि मुझे की मालूम है, स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन कहाँ पे अपडेट करना है, उसका टेबल का नाम मालूम है, उस डेटाबेस का नाम मालूम है। यहाँ पे क्या करूँगा, मैं एक SQL क्यूरी लिखूँगा। ये क्यूरी लिखते ही वहाँ पे कंडीशन डालूंगा कि बाबा इस क्यूरी में क्या है, इस टेबल में जाओ और इस टेबल में इस स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन अपडेट कर दो इस की के अगेंस्ट। ये जो रहेगा ये की यूनिक की रहेगी, प्राइमरी की रहेगी। इस प्राइमरी की के अगेंस्ट आप क्यूरी लिखते हो तो आपका जो टेबल है वहाँ पे वो रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा और ये रिट्राइवल के लिए भी आपको ईजी वे में आ जाएगा।
तो ये तो थी थोड़ी फाइल सिस्टम की इंफॉर्मेशन, और वहाँ पे सम फेलियर्स इन फाइल सिस्टम जो कि हमें हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ओवरकम किए, जिसकी वजह से हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में अपना लिया। और यहाँ पे क्या होता है कि फाइल सिस्टम में अगर आप मान लो कि 10,000 या 1 लाख रिकॉर्ड से इतना डेटा अगर हमें स्टोर करना है, तो ये फाइल सिस्टम फेल हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, 1 लाख या 10,000 का जो डेटा है, वो डेटा एक्सेस करने के लिए मिनिमम आपको नहीं, एक फाइल को एक्सेस, एक मान लीजिए एक फाइल में 10,000 से भी ज़्यादा डेटा है, तो उस फाइल को एक्सेस करने के लिए आपको कम से कम एक 5-10 मिनट के लिए वेट करना पड़ता है। क्योंकि वो क्या करेगा, 1 KB के डेटा के लिए भी 25 MB तक अगर फाइल रहती है, उससे भी ज़्यादा रह सकती है, वो एक्सेस करते समय ऐसे होता है कि पूरी फाइल को एक्सेस करना पड़ता है। और दूसरी बात क्या है, इसमें क्या है फाइल सिस्टम में, कि मल्टीपल यूज़र्स के लिए, अगर मान लीजिए आपके एक फाइल सिस्टम में, आपके एक विंडोज़ के सिस्टम में आपने एक फ़ाइल रखी है डेटाबेस की, और आप ग्लोबल लोकेशन में कहाँ पे तो हो, तो वहाँ पे आपको एक्सेस लेके उसको फाइल को एक्सेस करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जो कि यहाँ पे आपको नहीं करनी पड़ती। यहाँ पे क्या है कि आप कहाँ पे भी ग्लोबल लोकेशन पे रहो, वहाँ पे क्या रहेगा, आपका एक सर्वर रहेगा, सर्वर में आपको एक्सेस दिया गया रहेगा, जहाँ की आपको एक रोल असाइन हुआ है। तो वहाँ उस रोल के बेस पे आप उस सर्वर में लॉगिन कर सकते हो। उस डेटाबेस में लॉगिन करने के बाद आपको जो भी डेटा चाहिए वो रिट्राइवल कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे ये रिट्राइवल का जो रहेगा वो कैसे भी रह सकता है, या तो आपको एसक्यूएल की क्यूरी के, यानी एसक्यूएल का जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का है पूरा जीयूआई, उस जीयूआई से एक्सेस कर सकते हैं, या तो फिर दूसरा आपका वेब कंटेंट रहेगा, वहाँ से आपको एक फ्रंट एंड दिया जाएगा, उस फ्रंट एंड से एक्सेस कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो एक्सेसिबिलिटी है ना, ये फाइल सिस्टम में बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है मल्टीपल यूज़र्स के लिए। ठीक है। और इसके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में बताया जाए तो यहाँ पे ये बहुत ही सिंपल तरीके से हम एक्सेस कर लेते हैं। तो यहाँ पे कौन से ऐसे डेटाबेस मैनेजमेंट टूल्स है जो कि हमें प्रोवाइड करते हैं कि हम डेटा मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम SSMS एक देख सकते हैं, एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। SSMS में एसक्यूएल एक होता है जो कि स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, ये है एसक्यूएल, इसे हम बोल सकते हैं एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। ठीक है। इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। अभी ये स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज क्यों लिखा है, क्योंकि जो कुछ भी आपका डेटा जो है वो उसको स्ट्रक्चर करके ऑर्गेनाइज करके रखा गया है, रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया गया है। उस प्लेटफॉर्म को माइक्रोसॉफ्ट में, ये माइक्रोसॉफ्ट का है। ठीक है। ये प्लेटफॉर्म दिया गया है। ऐसे ही हमें और सारे बहुत सारे मिल सकते हैं, ओरेकल है, उसके बाद मोंगोडीबी है, ऐसे बहुत सारे हैं कि जहाँ पे ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वर्क करता है। ठीक है। तो आज के लिए तो इतना ही था। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जो नए लोग हैं वो भी इस डेटा को, इस लेक्चर्स को आगे भी ऐसे ही पाने के लिए आपको अगर कुछ सुझाव है तो आप मुझे कमेंट करके लिख सकते हैं। और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।